रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। जी। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट टाइम जो है ना, जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको ना वो शो होना चाहिए। अगर शो ना हो तो फिर आपने मुझे बताना है कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, क्योंकि सम टाइम बंदा भूल जाता है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में। ओके सर। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक फोर्सेस के बारे में। ये हमारा एजुकेटर्स के लिए भी, आपका जो नेक्स्ट जॉब्स हमारी आनी है नवंबर या दिसंबर में जब भी ऐड आता है, क्योंकि आना तो ऐड में लाजमी है, क्योंकि लास्ट अप्रूवल जो स्टेज थी वो थी अप्रूवल की, तो वो हो चुकी है। तो इस वजह से अब किसी भी वक्त जो है ना वो उसका ऐड आ जाना है। अब मसला ये है कि हमारे पास 5,000 सीट्स हैं एजुकेटर्स की। उनमें से कुछ हमारी 16 के लिए होंगी, 15 और 14 तीनों स्केल्स के लिए होंगी। तो ज़्यादा जो हमारी जॉब्स होनी है वो 14 15 स्केल्स की ही होनी है। 16 स्केल की सीट्स कम होनी है। तो जब 16 स्केल्स की सीट्स कम होनी है और 5 6 साल हो गए हैं, बहुत सारे लोग MSc हैं, MPhil हैं, और पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी है कि PhD लोग भी हैं जिनके पास जॉब नहीं है। तो इसलिए जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ होना है एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए, जिनके लिए हम बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनका वेट है, लेकिन उन फिर वो देखते रह जाना कि वो जॉब उनके हाथ से निकल जानी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त होना है। दो पॉसिबिलिटीज, अगर हमारा जो टेस्ट है वो आसान होता है फिर तो मेरिट बहुत ऊपर जाएगा। अगर टेस्ट मुश्किल होता है तो फिर ज़रा हमारा जो है वो टेस्ट जो मेरिट है वो लो रहेगा, और वही बंदे क्वालिफाई कर पाएंगे कि जिनको वो सारी कंसेप्ट जो है ना वो अच्छी तरह क्लियर है। तो इसलिए ये जो मेरी लेक्चर सीरीज होगी, तो ये एजुकेटर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और लेक्चरर फिजिक्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो वेरी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। मे भी आपको बहुत सी चीज़ों का पता हो, लेकिन हम बहुत सारी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे। तो इसके MCQs जब लेक्चर एंड हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो MCQs होंगे वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इस काम को बढ़ाएंगे। तो आज 10 MCQs मैं आपको दूंगा इससे रिलेटेड, वो आपने सॉल्व करने हैं। जो भी आपको फिर इशू होगा वो अपने नेक्स्ट क्लास में आपने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ये फिजिक्स नेचर की स्टडी होती है। इसको हम कह सकते हैं ये सारी जो साइंसेज है उनकी ये बादशाह है, किंग है, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो है ना बायो की स्टडी वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ तक रिस्ट्रिक्टेड है। और आप जानते हैं कि लाइफ सिर्फ जमीन पे है, इसके अलावा लाइफ और कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ एटम से रिलेटेड है, रिएक्शंस के रिलेटेड है। लेकिन जो फिजिक्स है वो मैटर के रिलेटेड है। तो जहाँ पर भी तो आपको जो भी चीज़ नज़र आती है तो वो मैटर ही से मिलकर बनी है। मैटर की 4 टाइप्स होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर। और बनता कैसे है? प्लाज्मा बनता कैसे है? लाइक जब किसी भी सॉलिड या लिक्विड किसी को भी मतलब ज्यादा हीटअप किया जाता है तो सॉलिड एक या ऐसा टेम्परेचर, गैसेस कोई भी चीज। मतलब सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट प्लाज्मा बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कन्वर्ट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, और गैसेस को जब हम हीटअप करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर गेन करता है जिस पे वो मतलब एक आयंस वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम प्लाज्मा बोल देते हैं कि फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। यानी कि हमारे पास प्लाज्मा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। और बेयर्ड एटम्स होते हैं जिनको हम आइंस कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं जी। नंगे जो एटम्स होते हैं। क्योंकि जब आप वो इतनी आप उनको टेम्परेचर देती हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको छोड़ जाते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं बेयर्ड एटम्स। हाँ जी, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से वो स्केप आउट कर जाते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर वो ज़्यादा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से वो फिर हो जाता है। तीसरी चीज़ भी यहाँ पर होती है, न्यूट्रल एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, आइंस और जो न्यूट्रल एटम्स, इन तीनों का जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा है ना, इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो जो जी सन बिल्कुल। वगैरह हैं ये सारे प्लाज्मा से मिलकर बने हैं। जैसे ना लाइक क्योंकि बोले।
वो मैं कह रहा था कि अगर जब मतलब मैं वो आपने बात ना करनी हो तो फिर आपने वो अपना माइक ऑफ कर देना, ताकि जो आपकी तरफ जो डिस्टॉर्शन है ना वो फिर यहाँ पर ना आए, ठीक है। तो जब आपने ओके सर। सिर्फ वो बात करनी है ना, तब अपना माइक ऑन कीजिए, वरना इस तरह मेरा भी माइक ऑन और आपका भी, तो जो डिस्टॉर्शन है वो फिर आपको वीडियो में ज़्यादा सुनाई देगी। तो जब आपने बात करनी तभी आप माइक को वो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो इस तरह हम डिस्कशन टाइप हम वो ये करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जो सारी जो हमारा जो है ना, जो सोलर सिस्टम है वो सन वगैरह हो गया वो प्लाज्मा से मिलकर बनी है। तो अब देखिए यहाँ पर दुनिया में ना एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज्यादा है। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम एनर्जी क्राइसिस को पर काबू पा लें, क्योंकि जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खर्चा जब ज़्यादा होता है तो फिर ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जो गरीब मुल्क हैं उनमें जब एनर्जी का बहरान आता है, अपने मुल्क की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे एनर्जी के कितने ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, तो उन्हें कितनी वजह से इसी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुल्क की जो इकॉनमी है वो एनर्जी पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जब आपकी वो आपके पास जो एनर्जी है वो आपकी बहुत ज़्यादा महंगी हो, तो फिर जो इंडस्ट्रीज हैं वो फिर उसको यूज़ करेंगी, तो महंगी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। तो महंगी चीज़ वो उसकी सेल कम होती है। तो जब सेल कम होगी तो उसकी जो आपके जीडीपी होता है वो कम हो जाता है, तो यानी कि मुल्क की तरक्की वो उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। क्योंकि सस्ती चीज़ फिर हर बंदा खरीद लेता है, लेकिन जब चीज़ महंगी होती है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फिर कहते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम यहाँ पर वो बचत कर लेते हैं, वो फिर उसको नहीं खरीदती हैं। तो इस वजह से फिर एनर्जी क्राइसिस ये ना, इसको दुनिया जो साइंटिस्ट है बहुत ज़्यादा इस पे एफर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फिशन है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियाई में, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में वो तब्दील हो जाता है एक न्यूक्लियस से। तो लेकिन अब अच्छा, आप अपना माइक ऑन म्यूट कर थोड़ी देर रख लें कि फिशन से ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है या फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन मिलती है और फ्यूजन से हमें मिलती है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, फ्यूजन से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, फिशन से कम मिलती है। मैंने आज से किया, वो बोल रहे हैं फिशन ज्यादा देता है कहाँ पे एज किया है? कंपेयर टू फ्यूजन। 9th क्लास की बुक में। तो वो मुझे स्क्रीन शॉट वो थोड़ी देर वो जब क्लास ऑफ हुई ना, तो वो मुझे बता वो दिखाना कहाँ पे लिखा हुआ है कि फिशन ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल सर। फिशर में ना एक ये इशू होता है कि यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव की वजह से वो फिर हमारे वो बहुत ज़्यादा हमें मिसाइल पैदा करता है। तो इसलिए साइंटिस्ट की कोशिश है हम फ्यूजन से एनर्जी पैदा कर रहे हैं। तो लेकिन जो फ्यूजन है वो ज़मीन पे वो करने के लिए वो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो फ्यूजन है। टेम्परेचर की जरूरत होती है जो कि 20 मिलियन केल्विन होता है। हाँ जी। तो आप जो फ्यून का आपने ज़मीन पे करवाना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की चाहिए ज़रूरत है, यानी कि टेम्परेचर की ज़रूरत चाहिए, ताकि आप न्यूक्लियाई की जो रिपल्शन है उसको आप ओवरकम कर सकें। तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिल सकती है? प्लाज्मा से मिल सकती है। अब ये वो एनर्जी हमें प्लाज्मा तो दे सकता है, लेकिन जाहिर है प्लाज्मा हम जमीन पे कैसे बनाए, क्योंकि प्लाज्मा को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो अभी चाइना ने रिसेंटली उसकी वो डेवलपमेंट इस पे कोशिश है कि हम प्लाज्मा को बना लें, ताकि प्लाज्मा जब बन जाए तो फिर हमारा जो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो सके। तो फिशन से ज़्यादा जो बेटर होता है वो हमारे पास फ्यूजन होता है, क्योंकि माई नॉलेज फ्यूजन बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वो जनरेट करता है एज कम्पेयर टू फिशन। और फिशन में रेडियो एक्टिव जो वेस्ट मटीरियल पैदा होता है, लेकिन फ्यूजन में वो वेस्ट मटीरियल आपका नहीं पैदा होता। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यहाँ से मिलती है। तो क्योंकि ना सन से भी जो हमें एनर्जी मिलती है, वहां पर भी कौन सा रिएक्शन हो रहा है सन पे? फ्यूजन हो रहा है वहां पर। फ्यूजन हो रहा है, तो यानी कि सन में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वहां पर भी फ्यूजन हो रहे हैं। तो अगर ये प्रोसेस हम जमीन पे करने में कामयाब हो जाती हैं तो इट मीन्स हमारे पास एनर्जी क्राइसिस जो वो बहुत ज्यादा वो इशू सारा खत्म हो जाएगा, हमारे पास एनर्जी बफर मिकदार में आ जाएगी। लेकिन वो सबसे पहले ये फ्यूजन तभी पॉसिबल होगा जब जो प्लाज्मा है उसको हम यहाँ पर वो पैदा कर सकें, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको सस्टेन कर सके टेम्परेचर। प्लाज्मा को। क्योंकि जो भी जहाँ पर भी हमने ये करवाना है तो ज़ाहिर है उससे तो पिघल जाना है, तो हमारे पास एक ऐसा मशीन होनी चाहिए कि जो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, उसके अंदर जब हम ये सारा कुछ करवा रहे हों। तो इस पर रिसर्चेज हो रही हैं। तो
होप्स और आने वाले वक्तों में ये चीज हो जाए। तो इस तरह बात से बात आगे मैं निकालता चला जाऊंगा, ताकि आप ना वो, आपको वो मतलब लेक्चर भी इंटरेस्ट हो, तो नई नई चीजें भी हम सीखने को मिल सकें। तो साइंटिस्ट जो है ना, चाहे हाँ। बायो वाले हों या फिजिक्स वाले, दो चीजें यूज करते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। ये दो टेक्निक्स होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यूनिफिकेशन क्या होता है? इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनी थिंग्स बाय यूजिंग वन और फ्यू लॉज। कि हम एक या चंद लॉज के मदद से हम बहुत सारी चीजों को वो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जो साइंटिस्ट उनकी बहुत ज्यादा कोशिश है कि हम फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उनको यूनिफाई करते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं। जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो वो फिर उसके मदद से हम पूरी जो यूनिवर्स है, जो भी फिनोमेना उस सारे को हम एक्सप्लेन कर सकें। इसकी कोई एग्जांपल ले सकती हैं आपके माइंड में कोई हो यूनिफिकेशन की? नो, फिलहाल तो मैक्सवेल, नहीं। मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल ने क्या किया था? उसने इक्वेशंस को यूनिफाई तो ही किया था, कि उसने खुद तो इक्वेशंस नहीं पैदा की थी। वो तो कोई गॉस लॉ ने और हम्म। एम्पियर ने और फैराडे की इक्वेशंस थी। उनको इसने क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया, चारों इक्वेशंस को कंबाइन करके उसकी मदद से उसने क्या किया, चीजों को, जो सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको एक्सप्लेन किया। तो ये एक एग्जांपल है यूनिफाई की। तो तीन फोर्स जो है ना हमारी, वो यूनिफाई हो चुकी हैं। इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और ये हमारी, आप कह सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये है। और आई थिंक मुझे माइंड में नहीं आ रहा। चार फोर्सेस हमारे, चार में से जो तीन फोर्सेस हैं वो यूनिफाई हो चुकी हैं, जो चौथी फोर्स है वो अभी तक बात सुने, यूनिफाई नहीं हो सकी। जी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुई है यूनिफाई, और दूसरी कौन सी हुई है? तो ये ना मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा, शायद यहाँ पे लिखा हो कहीं पे। एक फोर्स हमारा जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट है उसने की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसने बनाई थी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्योंकि फोर्स हमारे को। पास चार फोर्सेज है ना, चार हाँ जी। फोर्सेज हैं, वीक न्यूक्लियर, वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज और ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो ये ना मैं आपको, अब मेरे माइंड से निकल गया है कि तीन वो फोर्स कौन सी हैं, तो वो मैं आपको फिर बाद में बता देता हूँ। ओके तो सर। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशन एक्सप्लेन मोशन ऑफ एप्पल, मून, ये सारी इसको करती है। तो ये सारे जो फिनोमेना, ये हम एक क्लास से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये भी एक ला। यूनिफिकेशन की एग्जांपल है, कि ये सारे जो फिनोमेना है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक जगह से उसका मिल जाएगा, वो है ग्रेविटेशनल लॉ। तो यानी कि एक हमारा टेक्निक ये होगी कि, और जो है ना हमारा एक स्टीफन हॉकिंग, वो क्या किस पे काम कर रहा था, आइडिया है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे। उसकी ये कोशिश थी जो चार फोर्सेस हैं उनको हम यूनिफाई कर दें। लेकिन वो ज़ाहिर है वो अब वो मर चुका है, तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो अगर वो ऐसा कर जाता तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पेश कर देता, तो उसमें क्या होना था, फिर हमारे पास हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो हमें मिल जाना था। लेकिन वो अभी तक नहीं हो सका, लेकिन आने वाले वक्तों में शायद ये पॉसिबल हो जाए। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन। नाम से मीनिंग इसका मतलब क्या होता है, कम करना। कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो ये दो टेक्निक्स है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। इसको अब यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें जो कैपिटल जी होता है और जो स्मॉल जी होते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं, और ये आपके डायमंड जहाँ पर भी आप जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। ये आपके पास जो बड़ा जी होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और जो जी होता है, ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट जैसा कि मतलब कुछ चीजें होती है ना कि डायरेक्टली इनवर्सली उसमें एज ए हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि उस वैल्यू को वेरीफाइड कर सके, और उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे कि जी की है हमारे पास। सेम इसी तरह तो स्मॉल जी जैसा की कि वैल्यू हमने फिक्स नहीं कॉलब लैब होती? में करवाया था। इसकी कॉलब वही तो बता रही हूँ, कॉलब हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, कई स्टीफन नहीं, मैं बोल्ट्जमैन किया पूछ रहा था हूँ हमने उसमें। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कांस्टेंट का क्या मतलब है?
यूनिवर्सल लॉ मतलब यूनिट जमीन का होगा, मतलब टोटली जो लॉ को सेटिस्फाई करे, यूनिवर्स को सेटिस्फाई करे कि इस पे एक कांस्टेंट वैल्यू दे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है जो पूरी यूनिवर्स है ना, वहां पे उसकी वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। कांस्टेंट भी कांस्टेंट, हाँ जी ये वही जो तो। जी है ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। अब सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू 10 होती है, जब आप जमीन के अंदर जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके अलावा जो भी हम कांस्टेंट पढ़ते हैं, दो कांस्टेंट हमारे दो टाइप के होते हैं। एक वो कांस्टेंट जो पर्टिकुलर केस के लिए जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जैसे आपने वो पढ़ा था E0, कि हवा के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, चाहे अमेरिका की हो, पाकिस्तान की हो, जहां पर मर्जी हो, उसके लिए हाँ जी, E0 की। परमिटिविटी किसे बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास गिलास है तो गिलास के लिए ER की वैल्यू फिक्स है, चाहे जहाँ पाकिस्तान का गिलास हो या अमेरिका का गिलास हो। हाँ लेकिन जी बिल्कुल। इनकी जो वैल्यूज है वो पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट नहीं है, इनकी वैल्यूज बदलती रहती है। लेकिन जो जी है, इसकी वैल्यू पूरी यूनिवर्स में जहाँ पे मर्जी चार्ज है। यूनिवर्स का मतलब ये नहीं है कि अर्थ, यूनिवर्स का मतलब है पूरी जो अल्लाह की कायनात है उसमें जो वैल्यू है उसकी ये वैल्यू फिक्स रहे, यूनिवर्सल कांस्टेंट लॉ रहे। की भी कांस्टेंट। उसको हाँ हम जी, कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये चंद ही है कांस्टेंट। कि कांस्टेंट है, कोई और आपके माइंड में आ रहा हो यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो भी आप बता सकते हैं। जैसे कि कॉलम लॉ हो गया, स्टीफन कौन सा? बोल्ट्जमैन हो गया, ये तो नहीं, थ्योरी के कोलम्स अलग लॉ अलग में जो थ्योरी के के, होते हैं। कोलम्स लॉ में के इलेक्ट्रिसिटी के कांस्टेंट बारे होता में। है ना, इसमें हाँ के जी हाँ जी, कांस्टेंट सेम हो उसी रहा है। तरह। ये नहीं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है। के तो इसमें फिक्स है, परमिटिविटी की करती है। लेकिन इसकी वैल्यू, मतलब जब आप केस अपना चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ना हुआ। किसके साथ चेंज करेंगे? मतलब जैसे ही आपने मीडियम बदला तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो फिर ये कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ना रहा। के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, परमिटिविटी की चेंज होती है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, जैसे कि हवा के लिए डिफरेंट होती के है। की जो वैल्यू है इसका उसका अब ये फार्मूला भी तो हो नहीं सकता, 4 पाई। उसका फार्मूला 1/4, 1/4 पाई परमिटिविटी फिक्स है। और साथ में ER भी नहीं आ सकता। हाँ जी, ई आर भी आ सकती है। तो ER की तो वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो फिर के की वैल्यू चेंज ना हाँ हो जी, गई, चेंज हो जाएगी। तो फिर हो यूनिवर्सल गया, सही हो कांस्टेंट गया, ना क्लियर। हुआ। जी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दो हो गए। हाँ जी, और स्टीफन बोल्ट्जमैन। प्लांक्स कांस्टेंट और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वाइन डिस्प्लेसमेंट वाला भी जो उसमें हम करते हैं, वो वाला भी कांस्टेंट है। कौन सा? वाइन डिस्प्लेसमेंट में नहीं एक फार्मूला ड्राइव करते हैं जिसमें हम वैल्यू देते हैं, मेरे ख्याल में 28 98 शायद इस तरह की कोई वैल्यू देते हैं, वो एज ए स्टीफन फिक्स होती बोल्ट्जमैन है। लॉ। आई थिंक वही है शायद। तो E/m ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है। तो ये चार अभी तक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और E/m। तो आप मजीद भी सर्च कर सकते हैं, ये थोड़े सही हैं। ज़्यादा हमारे पास दूसरे टाइप के कांस्टेंट हैं। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह क्या करेगा, क्योंकि जो इसकी जहाँ पर भी मैस है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो है ना, हम्म आइंस्टाइन की थ्योरी डिफरेंट है। लेकिन जो वो न्यूटन की जो इजी थ्योरी है उसकी। वो डिफरेंट है। तो क्लासिकल फिजिक्स में तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो मैसेज की वजह से है। लेकिन जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो ग्रेविटी होती है ना, ये मैसेज की वजह से नहीं होती है, बल्कि स्पेस टाइम ग्रा जो स्पेस टाइम हमारा होता है उसमें कर्वेचर की वजह से होता है। तो जितना ज्यादा कोई मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसमें उतना ज्यादा कर्वेचर होगा, उतना ज्यादा खड्डा होगा। तो जब खड्डे की वजह से आपको पता है कि हर चीज वो, अगर खड्डा पड़ा तो हर चीज उसमें आगे गिरने की कोशिश करती है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ग्रेविटी की ओर है और न्यूटन की ओर। अब ये अल्लाह ही जाने कौन इसमें है, क्योंकि दोनों की वेल एक्सेप्टेड थ्योरीज ही हैं। नेक्स्ट है लेंजेस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बर्नौलीज। ये सारी किसकी हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट MCQ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये थर्मोडायनामिक्स में यूज होता है। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, बर्नौलीज, और ये सारे हम वो करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टीफन हॉकिंग tried to explain all the phenomena of the universe by only one or few laws. He was exceeded a lot in this regard. He gave the theory of everything, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी। Maxwell also uses
unification technique, his four equations, electrostatics, electrodynamics, magnetism and electromagnetic waves, तो ये इसने यूनिफाई ही की मदद से इसने ये चारों को एक्सप्लेन किया था। तो दो हमारे पास पार्ट होते हैं फिजिक्स के, एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक का दूसरा नाम क्लासिकल है और माइक्रोस्कोपिक का दूसरा नाम क्वांटम है। द क्लासिकल फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, उसका फोर पार्ट्स हम मजीद डिवाइड करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हाँ, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये सारी किस में आती हैं? ऑप्टिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। क्योंकि थर्मो यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एक और माइंड में क्वेश्चन आ गया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू तो का। पता है इसका, मैंने सुना है, वैसे नाम मैंने पढ़ा था आपके ग्रुप में इसका स्टैटिकल का, बट मैंने तारीफ नहीं देखी इसकी। द जो माइक्रोस, स्टैटिक्स के लॉ को ओबे करे, क्या? जो स्टैटिक्स के लॉ को ओबे करे। नहीं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो जो स्टैटिक्स के लॉ को ओबे करे, जो स्टैट है, डेफिनेशन की क्या है? स्टैटिस्टिकल लॉ को ओबे करे। तो अच्छे, इसके एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक हमारा जो सिस्टम है ना उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। समझ लगी इस बात की कि मैक्रोस्कोपिक दोबारा। सिस्टम की, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है आपने, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। क्लियर है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, उसकी आपने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, यानी कि छोटे लेवल पर जी जी, स्टडी क्लियर है, करनी है। क्लियर है, क्लियर है। तो यूनिवर्स में चार किस्म की फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स या वो हो चुका है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे हमेशा क्या होती है? ऑलवेज फॉर अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये हमारी। ये मैस डिपेंडेंट फोर्स होती है, इसका मतलब है जिसका मैस ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके ज्यादा। और ज्यादा। आप ना, जहाँ पर आपके क्वेश्चन हो तो आपने फोन में पूछना, वेट नहीं करना, ठीक है? एंड वाइस वर्सा, मैसिव बॉडीज की वैल्यू ज्यादा होती है। और अच्छा, इनवर्स स्क्वायर ला क्या होता है? मतलब जो उसके इनवर्स को फॉलो करे, जैसा कि इसका जो है 1 1/r ओवर, स्क्वायर है, इस चीज को हाँ जी, 1/r स्क्वायर। 1 ओवर आर स्क्वायर का हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर ला। और ये, इनवर्स स्क्वायर ला। हाँ, तो ये से ये भी आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ है, कि अल्लाह ने ये लॉ फिक्स कर दिया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो आर हम्म। या आर क्यूब या आर की पावर 4 के इनवर्स से प्रोपोर्शन नहीं हो सकती, वो हमेशा किसके इनवर्स से प्रोपोर्शनल होगी? आर स्क्वायर के। स्क्वायर। तो ये जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है ये अप्रोचेस रिपीट टू कीजिएगा स्क्वायर लॉ वाला। इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम कहते हैं कि 1 ओवर आर स्क्वायर को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो ये एक हमारा यूनिवर्सल लॉ है कि ये अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जहां पर भी ये यूज होता है, वहां पर क्या होता है कि हमारी जो फोर्स होती है वो आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल आर या आर की पावर 3 या आर की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो ये आप कह सकते हैं कि ये, अगर आप पूछें कि आर स्क्वायर ही की इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, तो आप बोलेंगे ये नेचर लॉ, यूनिवर्सल लॉ है। तो ये अल्लाह ताला ने फिक्स कर दी है, इस फोर्स ने आर स्क्वायर के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना है, जो उसकी नेचर में लिख दिया गया है। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जो हमारी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है वो किसको अप्रोच करती है? इन्फिनिटी को। उसकी रेंज ये इनफाइनाइट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये शॉर्ट रेंज नहीं होती बल्कि लॉन्ग रेंज होती है। इन्फिनिटी को उसकी रेंज अप्रोच करती है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मैसेज। तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया कि हम भी तो मैस है ना, और आपके सामने जो मोबाइल पड़ा है या लैपटॉप पड़ा है वो भी तो मैस है, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मैसेज के दरमियान फोर्सेस होती है। तो मैसेज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये बुक वगैरह पेंसिल वगैरह को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? जितना ज्यादा मास कम होगा, हमारी अट्रैक्शन की फोर्स भी जो उतनी ही ज्यादा कम होगी। तो नहीं, मैं जो आपसे पूछ सेम रहा हूँ, बॉडीज होंगे। हम पेंसिल को, पेंसिल फोर्स का, बहुत वीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो बहुत वीक है वीक है। हमारे दुनिया में। पेंसिल को हम अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते?
पेंसिल फोर्स का वीक है, हमारा यार फोर्स फोर्स भी क्यों है? क्योंकि उसका क्योंकि उसका मास कम है। हमारा जो लॉ हम अभी पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन का, हमने ये बताया हमारा कि तो मैथ फोर्स जो है ज्यादा है ना। डायरेक्टली, हाँ जी, उसका ज्यादा है, लेकिन उसकी जो फोर्स है वो तो कम है ना। हम क्या, तो हमें तो खींचना चाहिए ना, वो तो हमें नहीं खींच रही, लेकिन हम तो खींच सकते हैं ना। तो हम अपने हाथ में ही पकड़ते हैं उसे, खींच क्यों नहीं सकते? वो आप थोड़ी हमें बैठे हो, पकड़ती। आप बैठे हो, वो रिमोट तो आपको नहीं मिल रहा, बोले आपने वो खींचो रिमोट का तो वो आपके पास आ जाए, आपको खुद जाना पड़ता है रिमोट के पास। ये जो जी है ना, ये सारी गेम खराब करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस माइनस 11। 11। 11। तो यानी कि 11 आपने जीरोस लगानी है, वो अब लेफ्ट साइड पे, अगर आपने ये पावर को खत्म करना है। तो हमारे पास जी क्या बिल्कुल। बनता है? 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 6, इतनी वैल्यू बनती है जी की। तो इसके कंपेयर में अगर हमारा मैथ पेंसिल सेकंड इसमें बहुत ज्यादा भी है, लेकिन जब उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना को बड़ा होगा? तो यानी कि हमारा आंसर वो बड़ा नहीं हो पाता। तो हमारा आंसर इसी रेंज में लाई करता है। इस वजह से हम जो है ना, जो जो भी किसी जो जिनके मैसेज काम है वो इनको अट्रैक्ट एक दूसरे को नहीं कर पाते। अगर हमारा आंसर जीरो आता ना, इसका मतलब है हमारा जो यूनिट ग्रेविटेशन है ये फेल है, ये गलत बोल रहा है। लेकिन हमारा आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा। अगर आपसे बोला जाए ना कि आपकी और ग्रेविटेशनल पैसे के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, अगर आप बोलोगे जीरो, जीरो बोलोगे, इसका मतलब है कि न्यूटन का लॉ फेल हो गया, क्योंकि जीरो का मतलब है फोर्स नहीं है। फोर्स होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि वो मैथ के मुताबिक क्या होती है? जीरो के इक्वल होती है। तो इसलिए आपके अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि वो जीरो होती है मैथ के अकॉर्डिंग। तो इन रियलिटी वो फोर्स मौजूद होती है। ये नंबर जो है ना, चाहे यहाँ पर जितनी मर्जी जीरोस आ जाए, लेकिन ये एंड पर आपको कोई ना कोई नंबर जरूर मिलेगा। तो जा अगर ये नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये फोर्स जीरो नहीं है। तो जब फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास मौजूद ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद है, और न्यूटन बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन जब हम मैथ्स ऑफ अर्थ लेते हैं, तो मैथ्स ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24। 24। तो 6 के हमने राइट साइड पे 24, आपको पता है जब हम राइट साइड पे जीरो लगाते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़ जाती है? कि एक जीरो लगाए तो 60 रुपये बन गए, दो लगाई 600, तीन लगाई 6,000, चार लगाई 60,000। तो यहाँ पे जीरो लगाने से वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो 6 के गिर्द आपने 24 जीरोस लगानी, 23 जीरो लगानी है। जब उस 23 की जीरो को जीरो लगानी है, तो और जब आप उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर अच्छा खासा आएगा, क्योंकि ये उसको कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इस वजह से हमारे पास मैथ्स ऑफ अर्थ के केस में एक मतलब है मेजरेबल, जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल हमारे पास आंसर आते हैं, इसलिए हम जो अर्थ है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट? जी सर। दिस इज द वर्ल्ड्स वीकेस्ट फोर्स, ये दुनिया की सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इस वजह से हम अपना पाँव उठा लेते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती तो फिर हमें अपना पाँव उठाने में भी मुश्किल पेश आनी थी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अगर मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होती तो फिर सारे जो यूनिवर्स में जो सन है वो हमें खींच ना पाता। तो ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो ये यूनिवर्सल फोर्स है, जहाँ पे मैथ है वहां पे ये फोर्स मौजूद रहेगी। ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून, तो ये हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान प्रेजेंट होती है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इसकी भी जो रेंज है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। ये सेकंड नंबर पे आती है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो ये इसके लिए भी मीडियम की वो जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक आर इन जनरल इनसेपरेबल, सो दैट्स व्हाई आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वही कह रहा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए इलेक्ट्रिक हम इन फील्ड। दोनों को क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से पैदा होती है। Since electromagnetic forces are much, much stronger than the gravitational force, so it dominates all atomic and molecular phenomena.
तो देयर फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, अगर हमने मॉलिक्यूल की एटम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हम किसको यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। अब देख सकते हैं जो मैटर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये लार्जली जीरो होती है। और जो टेरेस्ट्रियल फिनोमेना ये वो किस पर डोमिनेट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेरेस्ट्रियल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? टेरेस्ट्रियल फोर्स, यानी कि खुश्की और जिस पे हम रहते हैं उसको। यहाँ पे सारे जो मैसेज होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो इस वजह से न्यूट्रल जहाँ पे मैस होगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होगी? जहाँ पे चार्ज वो मौजूद होगा। इन द एटमॉस्फेयर इन विच द एटम्स आर आयोनाइज्ड, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपीयर्स एंड consequently रिजल्ट इन लाइटनिंग। तो इसकी वजह से लाइटनिंग भी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। बिटवीन टू प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इतने टाइम्स क्या होती है? स्ट्रोंगर होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटी। थर्ड पॉइंट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट अपीयर्स ओनली सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके। तो ये बीटा डिके में प्रोड्यूस होती है। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि रेडियो एक्टिविटी किस वजह से होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो हाँ जी, तो रेडियो एक्टिविटी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होती है। तो एक एमसीक्यू आया था कि अगर आपने क्वार्क्स की कंपोजिशन को चेंज करना है तो वो कौन सी फोर इंटरेक्शन आप यूज करेंगे? ये अभी 2000 आपका आया था, इसका आप ये आपने आंसर लगाया था कि अगर आपने क्वार्क्स की कंपोजिशन को चेंज करना है तो कौन सा इंटरेक्शन यूज होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या वीक इंटरेक्शन? तो वीक इंटरेक्शन की वजह से हम क्वार्क्स की कंपोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास दो अप क्वार्क हैं और एक हमारे पास डाउन क्वार्क है, तो वीक इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? एक अप क्वार्क हो जाएगा और दो डाउन क्वार्क हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर था वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन की वजह से हम क्वार्क्स की जो उसकी जो है वो चेंज उसको वो क्या उसका सीक्वेंस हम उसका चेंज कर सकते हैं। तो इन बीटा decay an electron and particle called neutrino is emitted by the nucleus. It arises due to interaction of new very important point. ये किस वजह से arise होती है? इंटरेक्शन ऑफ द न्यूट्रिनो विद द अदर पार्टिकल। जब न्यूट्रिनो अदर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तब वीक न्यूक्लियर फोर्स अराइज होगी। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, इसकी रेंज होती है 10⁻⁻16। 16। It is stronger than the gravitational force but weaker than the electromagnetic force and strong nuclear force। तो ये हमारे पास थर्ड नंबर पे वो ये इसका नंबर आता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से देखें, पहले नंबर पर स्ट्रॉन्ग, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरे नंबर पर वीक और चौथे नंबर पर ग्रेविटेशनल चौथे पे फोर्स। राइट। तो 5 मिनट रह गए लेक्चर में। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। इन द न्यूक्लियस इट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जब पहले ये वो कहा जाता था कि जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को रिपेल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आइटम है वो हमारा कोलैप्स नहीं होता, डैमेज नहीं होता, तो हमारा आइटम स्टेबल वो प्रेजेंट हालत में मौजूद है। तो उसकी क्या रीजन है कि जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स रिपेल करने के बावजूद न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है, न्यूक्लियस को वो फाड़ के बाहर नहीं आते। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जो प्रोटॉन्स की रिपल्शन के ओवरकम कर लेती है। तो रेडियो एक्टिविटी किस वजह से होती है? इसी वजह से होती है कि जब हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स क्या होती हैं? वो ज्यादा होती हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। तो जो हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे जैसे चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होती जाएगी, ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती। तो जैसे हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ओवरकम उनको नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से वो आइटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से वो फिर क्या करता है? अपने आप में से प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को एमिट करता है। तो अगर वो दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स को एमिट करे तो हम बोलेंगे उसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया है। अगर वो एक हीलियम नहीं। वो मतलब एमिट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? बीटा बीटा। बीटा प्लस बोलेंगे। वो बीटा प्लस और बीटा माइनस है। तो जी दो। हाँ जी, तो इस वजह से वो क्योंकि उसमें वो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कम पड़ जाती है, तो इस वजह से वो फिर क्या कहते हैं? एटम अनस्टेबल हो जाता है।
इट इज एविडेंट है विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स, ये हो गया। इट्स रेंज क्या होती है, 10 की चार्जिंग पावर -15। अब 3 मिनट रह गए हैं, तो आज के लिए काफी है इतना। बहुत कम है ये। बहुत कम, फिर एक लेक्चर उसका है वो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, वो भी कर दें तो ज्यादा करें ताकि तैयारी अच्छी हो। हाँ जी, वो फिर ना वो मैं कर देता हूँ, इसके बाद आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हो गया। क्योंकि वो ये रिकॉर्डिंग होनी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाना है। तो ये जो ना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो रिपल्सन, ये फोर्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इट डू नॉट एक्ट बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका आंसर है कि अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान ये एक्ट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। इसकी रेंज है 10 की पावर -15, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 10 की पावर -10 होता है। तो -10 वो बड़ा है मैथ में, और जो -15 है वो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है। तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, 5 टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा है। इस वजह से ये फिर फोर्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियॉन्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आगे ये 100 टाइम्स वो होगी। तो अब नेक्स्ट जो है ना इसके, वो आपको एमसीक्यूज में भेजता हूँ। तो इसके अलावा फिर आप मेजरमेंट्स वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जी, अब ये भी कर दें वीडियो, या कोई नोट्स वगैरह हार्ड कॉपी में है, जो भी है आप शेयर कर दें नहीं, पीडीएफ में ताकि भेजने हैं मुझे ना लगे। आपको। हाँ जी, पीडीएफ में भेज देना वही सेम। हाँ जी।